नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रेषी गुप्ता कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 के अध्याय 8 अपचयोपचय अभिक्रियाएं नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अपचयोपचय अभिक्रियाओं को हम रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज का यह व्याख्यान इस अध्याय का तीसरा व्याख्यान है और इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। हमने यह जाना था कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और ऑक्सीकरण संख्या की गणना के नियमों का अध्ययन भी किया था और किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, गणना का नियमों का अनुप्रयोग करके उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्याख्यान और देखते हैं आज के इस व्याख्यान के चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो बच्चों, आज हम विशिष्ट यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करना सीखेंगे। ये विशिष्ट यौगिक वे यौगिक हैं बच्चों जिनमें आप डायरेक्टली ऑक्सीकरण संख्या की गणना का नियमों का अनुप्रयोग करके तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, बल्कि मैं ये कहूँ कि तत्वों की सही ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको इन यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो आपको इन यौगिकों का संरचना सूत्र पता होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद हम ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर रिडॉक्स अभिक्रियाओं की व्याख्या करना सीखेंगे और अंत में हम जानेंगे कि स्टोक्स संकेतन क्या होता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। विशिष्ट यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करना सीखते हैं और इससे पहले मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या की गणना के नियमों का एक बार रिवीजन करा देती हूँ, जिससे आपकी कनेक्टिविटी इस लेक्चर के साथ अच्छी बन जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या की गणना के नियम। तो बच्चों, पहला नियम ये था कि तत्व जब स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था में होते हैं तो उस दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो शून्य होती है। जैसे हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में H2 के फॉर्म में होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी, अगर हम लिखें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो वो 0 होगी। ठीक, वैसे ही ऑक्सीजन की O2 में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। ठीक है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर F2 में 0 होगी, यानी मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो शून्य होती है। दूसरा ये था केवल एक परमाणु वाले आयनों में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सोडियम धनायन है, ठीक है, तो केवल एक परमाणु वाले आयन में तत्व की ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो उस आयन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होती है। तो Na पॉजिटिव आयन में जो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो सोडियम पे कितना आवेश है, देखिए प्लस का 1 है, तो यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगी बेटा। ठीक, अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, पर पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। पेरोक्साइड बच्चों आपने पढ़े थे H2O2, ठीक, और सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है। सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं? KO2, LiO2, ठीक है, तो यहाँ पर सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है वो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है जब वो फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है और O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ठीक है, सामान्यतः हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +1 होती है, परंतु जब हाइड्रोजन किसी प्रबल धन विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ता है, जैसे सोडियम है, लिथियम है और कैल्शियम है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला नियम ये है कि सभी यौगिकों में, ठीक है, देखिए बच्चों, फ्लोरीन जो होता है वो केवल 2 ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन जब मुक्त अवस्था में होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी और यौगिकों में फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो ये हमेशा यौगिकों में फ्लोरीन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है -1। ठीक, और यौगिकों में हैलाइड आयनों के अन्य हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, ठीक है, जैसे NaCl, NaBr और NaI, इनमें क्या होता है,
अन्य हैलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या भी -1 होती है हैलाइड में। लेकिन जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्सीजन के साथ संयोजित होते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। उदाहरण के लिए ऑक्सी अम्लों और ऑक्सी एनायनों में ये हम देख चुके हैं। ठीक है, उदासीन यौगिकों के सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होता है वो 0 होता है। जैसे इस नियम का मतलब क्या हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। तो अगर इन तीनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो उत्तर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक उदासीन यौगिक है। ठीक, और बहुपरमाणुक आयनों के सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होता है वो आयन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ कार्बोनेट आयन लिया हुआ है, कार्बोनेट आयन एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। तो अगर इन चारों ही परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो उत्तर कितना आएगा बेटा, जितना कार्बोनेट आयन पर आवेश है, यानी कि -2 आएगा। ठीक, तो ये कुछ नियम हैं जो हमने यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सीखे थे। चलिए अब उनका अनुप्रयोग करके हम कुछ विशिष्ट यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इन तीनों ही यौगिकों में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो आप मान लेंगे, हमने आपको सिखाया था, जिस तत्व की आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसकी आप ऑक्सीकरण संख्या मान लेंगे x है। तो हमने मान लिया कि Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, x है। ठीक, तो FeO में देखिए, इसकी आयरन की हमने x मान ली। अभी हमने पढ़ा FeO आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अभी हमने पढ़ा अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। क्योंकि FeO एक उदासीन यौगिक है तो इन दोनों ही परमाणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर का योग क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर FeO में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई बच्चों, +2 आ गई। यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे 2 आयरन है तो 2x + 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की -2 बराबर 0। तो 2x बराबर +6, x बराबर कितनी आ गई बेटा, +3, यानी Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। ठीक है, यानी कि एक ही तत्व विभिन्न यौगिकों में भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था या भिन्न ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है यहाँ पे आयरन। अगर हम बात करें Fe3O4 में, तो देखिए आयरन की हमने x मानी है तो 3x + 4, ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, तो 3x बराबर +8, x बराबर +8/3। तो क्या ये आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर है +8/3? तो हाँ बच्चों, ये आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर है, पर ये इन तीनों आयरन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है +8/3। अगर हम एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एक आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर ये नहीं है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है बच्चों, Fe3O4 जो है वो FeO और Fe2O3 का मिश्रण होता है। ठीक, और अभी हमने देखा FeO में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है और Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है। तो Fe3O4 में जो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या लिखेंगे बेटा, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे 2,3। ठीक, तो इंडिविजुअल आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 2,3 होगी बच्चों। ठीक, एक चीज बच्चों आप यहाँ से और जान लीजिए, अगर कोई धातु है, जैसे आयरन एक धातु है और आयरन अगर 2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है तो जो ऑक्सीकरण अवस्था कम वाली होती है, जैसे यहाँ आयरन 2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर रही है +2 और +3, जो ऑक्सीकरण संख्या कम वाली होती है वहां धातु के नाम के अंत में अस लगाते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, फेरस ऑक्साइड। ठीक, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, और जो ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा वाली है वहां धातु के नाम के अंत में इक लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर हो गया? ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एक चीज मैंने आपको ये बताई थी बेटा
-2। ठीक, यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि आयरन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 8/3 है, तो हम निकालते हैं। देखिए क्या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वास्तव में 8/3 आती है। तो देखिए यहाँ FeO में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2, Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर हमने +3 निकाली है। आयरन के कितने एटम है, देखिए यहाँ पे 2 एटम है, तो +3 और एक और होगा तो +3 हो जाएगी। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, तो 3 3 6 हो गया, और 6 और 2 8, तो टोटल कितना आया 8। और आयरन टोटल कितने हैं, देखिए 2 और 1 3, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की कितनी आ गई, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितनी आ गई, +8/3। ठीक है, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर आयरन एटम की ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछी जाएगी Fe3O4 में, तो वो कितनी होगी 2,3, क्योंकि Fe3O4 जो होता है वो FeO और Fe2O3 का मिश्रण होता है। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब टेट्राथायोनिक अम्ल में हम सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो निकाल दीजिए। हाइड्रोजन की +1, हाइड्रोजन 2 है, ठीक, और जिसकी हमें निकालनी होती है उसकी हम x मान लेते हैं, तो 4x + 6 - 2 ऑक्सीजन की बराबर 0, तो +2 + 4x - 12 बराबर 0, तो 4x - 10 बराबर 0, x बराबर 10/4 और 5/2। ठीक, यहाँ प्लस और लगा लीजिए। ठीक, तो यहाँ से आप इतना तो समझ गए कि +5/2 सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर आपको इंडिविजुअल सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो आपको टेट्राथायोनिक अम्ल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राथायोनिक अम्ल का, और यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है सल्फर से, और हमें पता है कि ये द्विबंध से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रही है, तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2, सल्फर की +2। यहाँ भी द्विबंध से इलेक्ट्रॉन खींच रही है तो -2 और +2 सल्फर की। यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींच रही है तो -1, और यहाँ पे सल्फर की क्या हो जाएगी +1। क्योंकि यहाँ सल्फर सल्फर से ही जुड़ा है तो इस बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन ऑक्सीडेशन नंबर के लिए 0 होगा। इस बॉन्ड से कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगी, ना यहाँ और ना यहाँ। ठीक, यहाँ भी सल्फर सल्फर से ही जुड़ा है, और ये भी सल्फर, देखिए ये वाला सल्फर भी इधर भी सल्फर से, इधर भी सल्फर से, और सल्फर की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर 0, तो इस बॉन्ड्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। इस सल्फर का एनवायरनमेंट इस वाली सल्फर का बिल्कुल इस सल्फर के जैसा है, और यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जोड़े तो +2 +2 और +1, टोटल कितना हो गया +5, तो यहाँ पे हम +5 लिख देते हैं। और इस सल्फर का भी देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +5। ठीक, इस सल्फर का तो 0 ही था। तो टोटल अगर हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो टेट्राथायोनिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है 5,0। ठीक, एवरेज की बात करें तो देखिए इस वाली सल्फर की 5, इसकी 0 और इसकी भी 0 और लास्ट वाले की 5, चारों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और सल्फर टोटल कितने थे 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 5/2 बेटा ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सल्फर की। और ये तब तक आप नहीं बताएंगे जब तक आपसे पूछी नहीं जाएगी। ठीक, 5/2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्राइब्रोमीन ऑक्टोक्साइड में देखिए ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जा रही है, तो ब्रोमीन की हमने 3x मान ली, +8 - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा +16, x बराबर 16/3। अब यहाँ तक आते आते आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि ये 16/3 ब्रोमीन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। एक्चुअल ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से पता चलेगी। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ब्रोमीन से ज़्यादा, तो ये डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2। यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पर +2, यहाँ ऑक्सीजन पे -2 और ब्रोमीन पर +2। 2 2 4 और 2 6, ब्रोमीन की टोटल ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से कितनी आ गई बेटा +6। ठीक, ब्रोमीन यहाँ ब्रोमीन से जुड़ी है, विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर 0 होगा बच्चों, और इस बॉन्ड से कोई ऑक्सीडेशन नंबर का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे भी ब्रोमीन देखिए दोनों साइड से ब्रोमीन से जुड़ी है, तो इस बॉन्ड से
विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर देखिए यहाँ 0 है, तो इस बॉन्ड से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, खाली ऊपर और नीचे के बॉन्ड से होगा। तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो -2 +2, यहाँ भी -2 और +2। इस वाली ब्रोमीन का एनवायरनमेंट सेम इस ब्रोमीन के जैसा है, तो इसकी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? +6 आ जाएगी। ठीक, तो देखिए ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लिखें तो इस वाली की ब्रोमीन की +6, इसकी 2 और 2 4 और इसकी कितनी हो गई? +6। ठीक है, तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ट्राई ब्रोमीन ऑक्टासाइड में हम लिखेंगे तो +6, +4 होगी। लेकिन अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो इन तीनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे, देखिए अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो 6 4 10 और 6 16 16। ठीक, और ब्रोमीन कितने हैं? 3 हैं, तो 16/3 जो सूत्र से हमने निकाला था। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सल्फर की परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल में। तो देखिए हाइड्रोजन की +1 +x +5 -2 = 0, तो +2 +x -10 = 0, x बराबर आ जाएगा +8। ये कैरोस अम्ल भी कहलाता है बच्चों, और सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है, 8 हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यहाँ भी स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। परऑक्सी नाइट्रिक अम्ल में देखिए नाइट्रोजन की +1 +x, ऑक्सीजन है 4 -2 होती है ऑक्सीजन की बराबर 0, +1 +x -8 बराबर 0, x बराबर +7। नाइट्रोजन की भी ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम +7 हो ही नहीं सकती, नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है। ठीक, अब क्रोमियम की बात करते हैं, तो क्रोमियम की हमने x मान ली +5 -2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया? +10। और +10 क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकती, क्रोमियम की अधिकतम +6 होती है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि मैम ये बात कह रही हैं किसी भी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या ये होती है, इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे कि किस तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो उसका एक नियम होता है, आइए हम वो जानते हैं। तो बेटा एस ब्लॉक के ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है, ठीक, ये एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप हैं, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं यौगिकों में उनकी ऑक्सीकरण जो संख्या होती है हमेशा +1 होगी पहले वर्ग के तत्वों की। ठीक, और जो दूसरे वर्ग के तत्व हैं उनकी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +2 होगी। ठीक, अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक जो है वो शुरू होता है बच्चों ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, लेकिन ग्रुप 18 के तत्व तो नोबल गैसेस हैं, है ना, तो उन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो सामान्य परिस्थितियों में यौगिक नहीं बनाते हैं। हम बात करेंगे ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक के तत्वों की। तो अगर हम ग्रुप पी ब्लॉक में किसी ग्रुप के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम निकालना चाहें तो हम उस तत्व के ग्रुप की संख्या से 10 घटा देंगे, और जितना नंबर हमें प्राप्त होगा वही उस तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो जैसे अगर हमें हैलोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त करनी हो बच्चों, तो हम 17 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7, यानी कि हैलोजन अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं 7। ठीक, अगर हम वर्ग 16 की बात करें ऑक्सीजन फैमिली की, तो 16 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 6। तो देखिए सल्फर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित करता है, मैंने पहले भी बताया, वो 6 प्रदर्शित करता है। बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली वर्ग 15 है, 15 में से हम 10 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो तत्व हैं वो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +5 प्रदर्शित कर सकते हैं। सिमिलरली वर्ग 13 और 14 के तत्व जो हैं वो +3 ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम प्रदर्शित करते सकते हैं, और 14 वर्ग के तत्व +4 ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम प्रदर्शित कर सकते हैं। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम तो देखिए अपवाद है अफवाहों के नियम का, आपको सबको इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर पता होगा 3d5 4s1। ठीक, तो क्रोमियम की आउटर शेल में बच्चों शेयर करने के लिए अधिकतम 5 और 1 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये अधिकतम ऑक्सीकरण नंबर प्रदर्शित कर सकता है 6, उससे ज्यादा ये प्रदर्शित ही नहीं कर सकता, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक, तो चलिए इनकी सही ऑक्सीकरण संख्या देखने के लिए, पता लगाने के लिए हम इन
यौगिकों का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक, तो देखिए कैरोस एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है। 2 ऑक्सीजन जो होती हैं वो परऑक्साइड लिंकेज में होती हैं। देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, -2 सल्फर की +2। यहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से खींच रहा है तो देखिए +1 और ऑक्सीजन की -1। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से खींच रहा है तो -1 सल्फर की +1। यहाँ डबल बॉन्ड से खींच रहा है तो -2 और +2। ठीक, तो देखिए +2 और +2 +1 हो गया +3 और +2 +5 और +1 ये वाला +6। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +6 आ गया। यहाँ पे बात करते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से खींच रहा है तो -2 +2। यहाँ सिंगल बॉन्ड से -1 +1। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से तो -1 +1। 2 1 3 1 4 और 1 प्लस चार्ज पहले से था तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण कितनी संख्या कितनी आ गई? +5 आ गई। क्रोमियम की यहाँ बात करें तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर होता है बेटा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ये। और यहाँ 2 परऑक्साइड लिंकेज पाए जाते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -2, क्रोमियम की +2। यहाँ सिंगल बॉन्ड से -1 +1 -1 +1, यहाँ भी -1 +1 और यहाँ भी -1 और +1। 2 1 3 1 4 1 5 और 6। तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? +6। ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं बच्चों, और आपको मैं बता दूं यही पूछे भी जाते हैं, जिनसे जल्दी से या सूत्र लगा के अगर ऑक्सीकरण संख्या आ जाए वो स्ट्रक्चर आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हैं और इन विशिष्ट यौगिकों की ही ज़्यादातर आपसे ऑक्सीकरण संख्या निकालना पूछी जाएगी। तो आप इनका लिख लिख कर अच्छी तरीके से अभ्यास करेंगे। अभी आपने इन स्ट्रक्चर्स को पहली बार देखा है तो थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर रिडॉक्स अभिक्रियाओं की व्याख्या करना। ठीक, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? अगर किसी दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हो रही हो तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अपचयन क्या होता है? अगर दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही हो तो वो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आक्सीकारक क्या होते हैं? वह अभिकारक जो दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। और ऑक्सीकारकों को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ठीक, अपचायक क्या होते हैं? वह अभिकारक जो दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। और अपचायकों को बेटा हम लोग रिडक्टेंट भी कहते हैं क्योंकि वो तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मुक्त अवस्था में, तो इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या 0। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, कार्बन की हम निकाल लेते हैं। हमने कार्बन की x मान ली, ऑक्सीजन कितने बेटा? 2 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक उदासीन यौगिक है तो 0, x बराबर कितनी आ गई? +4 आ गई। क्लियर? ठीक, अब देखिए हो क्या रहा है, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का इंक्रीज हो रहा है, तो कार्बन का बेटा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अब क्योंकि कार्बन रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या को रिड्यूस करने के लिए, तो कार्बन क्या हो जाएगा बेटा? रिडक्टेंट हो जाएगा। ठीक, और ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाने के लिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेंट हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हम रिडॉक्स अभिक्रिया की व्याख्या करेंगे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं। ये दोनों यहाँ तत्व की अवस्था में हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0। मैग्नीशियम वर्ग 2 का तत्व है और वर्ग 2 के तत्व हमेशा यौगिक में +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो नाइट्रोजन की यहाँ निकाल लेते हैं 3
ऑक्सीजन मैग्नीशियम की +2, नाइट्रोजन की हम x मान लेते हैं बराबर 0। इस इक्वेशन को हल करेंगे, x बराबर आएगा -3। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। ठीक, इसको अच्छे से समझिए बेटा। तो यहाँ मैग्नीशियम क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। देखिए 0 से -3 हो रही है, तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, क्योंकि मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को कम करने में, रिड्यूस करने में, तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, रिडक्टेंट है। ठीक, और नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाने में, 0 से +2 करने में, तो और नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा रहा है, तो ये ऑक्सीडेंट है। क्लियर? ठीक, तो इस तरीके से हम रिडॉक्स अभिक्रियाओं की व्याख्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या होता है स्टॉक संकेतन। तो बेटा जर्मन केमिस्ट थे अल्फ्रेड स्टॉक, उन्होंने बताया कि यौगिक में धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में कोष्ठक में लिख दिया जाता है, और इसी संकेतन को हम क्या कहते हैं, स्टॉक संकेतन कहते हैं। तो जैसे स्टेनस क्लोराइड है हमारा, और उसका सूत्र होता है SnCl2। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, SnCl2 में देखिए SnCl2 है, यहाँ पे टिन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो अगर हमें, तो हम टिन की x मान लेंगे। क्लोरीन की -1 होती है क्लोराइड में, तो देखिए -1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, +2 आ गया। और इसी टिन की ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो वो धातु की ऑक्सीकरण संख्या को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रोमन अंकों में लिख देंगे, और ये जो संकेतन होता है उसी को स्टॉक ने क्या बोला, स्टॉक संकेतन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे स्टैनिक क्लोराइड है, तो देखिए यहाँ पे टिन 4 क्लोरीन से जुड़ा है, देखिए यहाँ पे टिन 2 क्लोरीन से जुड़ा था तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 थी, यहाँ 4 से जुड़ा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 होगी, तो हम रोमन में 4 लिखकर ब्रैकेट में इसको कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैनिक क्लोराइड हो जाएगा। बेटा लेक्चर की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था धातु की जो कम ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, अस कहते हैं, और अधिक वाली ऑक्सीकरण संख्या को हम क्या कहते हैं, इक कहते हैं, इसीलिए इसका नाम स्टैनस क्लोराइड और इसका नाम स्टैनिक क्लोराइड। सेम इसी तरीके से औरस क्लोराइड को Au ब्रैकेट में 1 Cl लिखेंगे, और ऑरिक क्लोराइड को Au ब्रैकेट में 3, यहाँ पे गोल्ड की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 3 है, उसको पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट में रोमन में लिख देंगे। ठीक, इस संकेतन को ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक संकेतन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं ये देखने के लिए कि हमने जो पढ़ा उसको कितना सीखा। तो बच्चों यहाँ पे इनके यौगिकों में आपको उन तत्वों की पहचान करनी है जो निम्नलिखित ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो बेटा ऐसा तत्व फ्लोरीन है, ये यौगिकों में केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या ही जो है वो प्रदर्शित करता है, क्योंकि फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है। ठीक, तो ऐसा तत्व है फ्लोरीन। केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो देखिए सीजियम S ब्लॉक का तत्व है और हमेशा धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करेगा वो। ठीक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो ऐसा तत्व है आयोडीन। आयोडाइड में ये ऋणात्मक -1 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करेगा, और जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है ऑक्सी आयनों में और ऑक्सी अम्लों में, तो देखिए क्या होता है, ऑक्सी एनायनों में और ऑक्सी अम्लों में, तो ये धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करता है। ना धनात्मक और ना ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो वो है नियॉन, क्योंकि ये एक नोबल गैस है, इसीलिए ना ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा ना ऋणात्मक। स्टॉक संकेतन का उपयोग करते हुए निम्नलिखित यौगिकों को निरूपित करना है। तो बेटा यहाँ पे हम गोल्ड की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। देखिए हाइड्रोजन की +1, गोल्ड की हम मान लेते हैं x, +4, क्लोरीन की -1 बराबर 0, x की कितनी ऑक्सीकरण अवस्था आ गई, +3। ठीक, तो इसको हम रोमन में लिख देंगे Au, ब्रैकेट में रोमन में हम 3 लिख देंगे। ठीक, Cl4। यहाँ पे मैग्नीज की निकाल लेते हैं, x मान लेंगे, +2 -2 बराबर 0, x बराबर +4, तो मैग्नीज की ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 4, O2
तो इस तरह का जो निरूपण होता है उसको हम स्टोक्स संकेतन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सिद्ध करना है आपको कि निम्नलिखित अभिक्रिया एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सबसे पहले x प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 1 होती है, x बराबर -3। ठीक, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की हमने x मान ली, प्लस ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, x बराबर +2 आ जाएगी। तो नाइट्रोजन की +2, ऑक्सीजन की -2, जल में ऑक्सीजन की -2। ठीक, देखिए नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो -3 से +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ नाइट्रोजन की वृद्धि हो रही है। नाइट्रोजन का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, जबकि ऑक्सीजन 0 से देखिए कहाँ जा रहा है? -2। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है, यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? एक स्पीशीज का ऑक्सीकरण हो और एक स्पीशीज का रिडक्शन हो। ठीक है, तो ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, ये गृहकार्य है बच्चों। निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र आपको लिखने हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, केवल आपको सूत्र लिख देने हैं और निम्नलिखित अभिक्रियाओं को सिद्ध करना है कि ये एक रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ पे H2SO5 Cr2O7 NO3- में आपको सल्फर, क्रोमियम और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान निकालना है। साथ ही इन यौगिकों की संरचना भी आपको बतानी है। और H2SO5 में जो हेत्वाभास होता है, यानी कि सूत्र से क्यों नहीं सल्फर की आप सही ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाते हैं, उसका कारण भी आपको स्पष्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बच्चों विशिष्ट यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सीखा। हमने ऑक्सीकरण संख्या की सहायता से ये जाना कि रिडॉक्स अभिक्रियाओं की व्याख्या कैसे की जाती है, और हमने जाना कि स्टोक्स संकेतन क्या होता है। इसके अगले वाले व्याख्यान में हम विभिन्न प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रियाओं को जानेंगे कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी जो पुस्तक है रसायन विज्ञान भाग 2 की, उसका आप स्वाध्याय करें, जिससे अगला व्याख्यान आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, और आज जो मैंने पढ़ाया है उसका लिख लिख कर अभ्यास करें। मैं आशा करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।